ऑपोजिशन की निढाल सियासत में फिर से उबाल आने वाला है। जो एक दूसरे से रूठ चुके थे, क्या फिर से मिलने मिलाने और मानने वाले हैं। एक जानिब कौमी असम्बली हुकूमत और ऑपोजिशन में मैदान जंग बनी हुई है, दूसरी जानिब ऑपोजिशन की सफ़ों में पुरस्रार किस्म की सफबंदी हो रही है। वो पीडीएम जो टूट फूट और इख्तलाफात का शिकार नजर आती थी, लगता है इसकी सियासत नई अंगड़ाई लेने जा रही है। एक दूसरे पर तीर बरसाने वाले हुकूमत पर हमला आवर होने के लिए मिलकर सफ़े बांधने लगे हैं। डिप्टी स्पीकर के बाद स्पीकर के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए पर तोले जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की महाजराई अपोजिशन के महाज को मुत्तहद करने का सबब बन गई है। आज मुसलसल तीसरे रोज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अरकान की जानिब से बदनज़मी और शोर शराबा हुआ। आज भी शहबाज शरीफ अपनी तकरीर मुकम्मल न कर सके और आज भी स्पीकर असद कैसर को इजलास करना पड़ा। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपने इस हाउस की जो कार्रवाई को आपने कानून के मुताबिक चलाना है। ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको ना हाउस से निकालो। मैं हाउस को एडजर्न करता हूँ, इस तरह हाउस नहीं चलाता। कल तक एडजर्न करता हूँ इसको। गुज़िश्ता रोज भी अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट का वकार खाक में मिलाया था। एक दूसरे पर नाजेबा जुमले कसे थे, बजट की कॉपियां उठा कर मारी थी। इस वाक़े पर कार्रवाई करते हुए स्पीकर असद कैसर ने तहरीक इंसाफ के 3 अरकान समेत 7 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह, नून लीग के शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद पर पाबंदी आयद की गई है। तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान पर भी पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हैं। सर आप कितने लोग हैं? 7-9 शेख साहब चले गए। नहीं, जो बहुत सारे लोग हैं वो तो उनके नाम ही कोई नहीं है। अगर वो सही लोगों के नाम नहीं डालेंगे तो फिर हम हाउस के अंदर इजलास में जाएंगे। ये मैं वार्न कर रहा हूं। ऑपोजिशन और हुकूमत के इस इख्तलाफ से ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद जन्म लेता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ होने वाली बदतमीजी पर इजहार अफसोस के साथ साथ आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मशावरत भी की गई है। ये भी तय पाया कि मुशावरत से जो तय किया जाएगा इस पर मिलकर अमल भी किया जाए। हम जमहूरियत के लिए और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए समझते हैं कि अगर अपोजिशन की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये जमहूरियत के लिए बुरा होगा। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक प्लान बनाएंगे। वो सियासी हिकमत अमली क्या होगी जिस पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मिलकर अमल करेंगे, इस बारे में कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन जराए बता रहे हैं कि ऑपोजिशन मुत्तहद होकर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है। इसके लिए मुत्तहदा ऑपोजिशन की कमेटी भी बनाई जाएगी। इससे पहले डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा चुकी है। सवाल यह है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरार के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फासले पैदा हुए थे, क्या वो फासले खत्म हो गए हैं? और सवाल तो ये भी है कि ऑपोजिशन इससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नाकाम हुई, वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट में नाकाम हुई, तो इस बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद में कैसे कामयाब होगी? जवाब लेंगे नून लीग के रहनुमा जनाब राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा, क्या आपने यानी मुश्तरका ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि डिप्टी स्पीकर के साथ साथ आप स्पीकर कौमी असम्बली को भी उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं? जी, इसमें आज जो मुलाकात हुई है हमारे तीनों पार्लिमानी लीडर्स की, लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब से, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और JUIF के मौलाना असदुर रहमान साहब, तो उसमें स्पीकर का जो पिछले 2 दिन और आज का दिन जो कंडक्ट रहा है और स्पीकर जिस तरह से नाकाम हुए हैं और जिस तरह से स्पीकर ने आज आई वाश किया है कि मिनिस्टर्स उनके सामने जो है वो बेंचों पे चढ़ के गालियां दे रहे हैं और बुक्स जो है वो मार रहे हैं, और उन्होंने जनाब वो 2-3 आदमी नीचे से उधर से और 4 इधर से जो है वो उनके सस्पेंशन का ऑर्डर करके तो जो है वो उन्होंने सारे मामले को जो है वो रफू चक्कर करने की कोशिश की। तो उस पर ये फैसला हो चुका है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो
स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो मूव की जाए और उसके ऊपर जो है वो वोटिंग हो। और उस दिन जो डिप्टी स्पीकर ने जो इंतहाई गैर पार्लिमानी और गैर कानूनी अमल किया और तमाम बिल्स जो हैं वो बिल्डोज कर दिए, जिसमें इलेक्शन के से मुतल्लक जो अमेंडमेंट्स का बिल था वो भी उसी में था, तो वो भी जो है वो स्पीकर साहब ने ही डिप्टी स्पीकर को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की थी कि आज आप जाके तो कुल्हाड़ा जो है वो चला दें, ना कोरम की जो है वो आवाज़ सुने, ना कोई और एतराज़ सुने, ना किसी को अमेंडमेंट के ऊपर बात करने दें, और ना ही जो है वो जो पीरियड होता है 3 दिन का उसका कोई ख्याल रखें, रूल्स रिलैक्स करें और ये सारे बिल्स बिल्डोज कर दें। तो इसलिए ये फैसला हो चुका है कि ये अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर के खिलाफ जो है वो मूव होगी। अच्छा, बिल्कुल। तो राणा साहब ये बताइएगा, एक बड़ी अनयूजुअल चीज देखने में आई। एक तो जो कुछ असेंबली में हुआ वो तो था ही अनयूजुअल, लेकिन सर वो पीपल्स पार्टी, वो नून लीग और वो JUIFA जो PDM में इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे थे, कई वजूहात हैं उसकी, उसमें मैं नहीं जाता, वो लगता है इस इशू को लेके पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हो गए। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में मुत्तहिद है और आज दोनों हमारे JUIF के पार्लिमानी लीडर मौलाना असदुर्रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो खुद जो है वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में आए, उनसे कल के मामलात के ऊपर जो है वो उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया, फिर उसके साथ स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस की और उनके साथ जो है वो बिल्कुल पूरी हम आहंगी से जो है वो पार्लियामेंट में वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ खड़े हैं और अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से मुत्तहिद है। अच्छा राणा साहब, क्या ये मामला ऑपोजिशन के मुत्तहद होके स्पीकर के खिलाफ जाने का सिर्फ स्पीकर की हद तक रहेगा, या जो आगाज में जब PDM स्टार्ट हुई थी तब आपका मकसद था और आपके मुताबिक एक बड़ा मकसद था कि हुकूमत को घर चलता करना है, क्या अब बात वहां तक जाएगी? यानी इससे बड़ा मकसद भी अचीव करने की कोशिश करेंगे आप? राब्तों का आगाज भी होगा? देखें, PDM में जो इख्तलाफ हुआ था उसके ऊपर ठीक है, बाद में को थोड़ा बहुत जो है वो हमारे जो है वो सीनियर लोगों के दरमियान जो है वो को थोड़ी बहुत जो है वो एक नाराज़गी का या कोई थोड़ा माहौल जो है वो थोड़ा तल्ख हुआ, लेकिन उसमें भी सिर्फ इख्तलाफ इसी बात पे था कि हमारा ये मौक़िफ़ था कि लॉन्ग मार्च किया जाए और उसके बाद पूरी अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट को खाली कर दे, पार्लियामेंट से बाहर आ जाए और उस बहरान के तहत जो है ये गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी और ये गवर्नमेंट घर जाएगी और फ्री फेयर इलेक्शन जो है जो इस मुल्क और कौम का जो है वो मुस्तकबिल हैं वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ये इस्तीफ़ों का जो मामला है इसे फ़िलहाल जो है वो ना किया जाए। इसके अलावा बाकी वो 20 के करीब जो है वो पॉइंट्स हैं, 26 जिनके ऊपर तमाम पार्टीज़ ने साइन किया था। पीपल्स पार्टी आज भी उनके साथ कमिटेड है और PDM में मौजूद जमातें जो हैं वो भी उनके साथ कमिटेड हैं। ANP जो है वो भी उनके साथ जो है वो कमिटेड है। तो इसलिए ANP या पीपल्स पार्टी का कोई अपोजिशन का किरदार ख़त्म नहीं हुआ, उनका अपोजिशन का किरदार जो है वो अपनी जगह पे जो है वो मौजूद है। और ये स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है ये एक साइन होता है कि अपोजिशन को, क्योंकि स्पीकर के लिए लाजम है कि ईवान के दोनों हिस्से जो हैं अपोजिशन और ट्रेजरी वो स्पीकर के ऊपर एतमाद का इजहार करें, एतमाद रखें, क्योंकि स्पीकर जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन होती है। लेकिन जब अपोजिशन उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाती है तो यकीनन नंबर तो गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं, अपोजिशन के अगर नंबर ज़्यादा हों तो फिर अपोजिशन गवर्नमेंट क्यों ना बनाए। लेकिन वो इस बात का साइन होती है और ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना होती है कि अब ईवान के एक हिस्से का अपोजिशन का स्पीकर के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं रहा। तो इस मकसद को, इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए हम स्पीकर के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। यानी राणा साहब, PDM के दरमियान और PDM की उस तहरीक के दौरान जो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ वो बास सीनियर्स के तल्ख जुमले थे, उनकी अपनी राय थी, वो नोटिस का भेजना और किसी की तरह से नोटिस का फाड़ देना,
ये तमाम बात सीनियर क़यादत की अपनी चीज़ें थी, और जो आला क़यादत है, नवाज शरीफ हो गए, उधर से जरदारी साहब हो गए, उनके माबैन कोई झगड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ वो बाकियों की अपनी ज़ाती किसी गुस्से या रंजिश की वजह से हुआ। इसको आप जिस तरह से भी जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, लेकिन जो एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने देखा है कि PMLN की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ANP या JUIF की लीडरशिप इस नुक्ते पे कि ये एक जाली हुकूमत है, ये रिग इलेक्शन के नतीजे में आई है, और इस हुकूमत का जारी रहना जो है हर दिन इस मुल्क और कौम के ऊपर भारी है। लिहाजा इस हुकूमत को जो है वो इसके खिलाफ जद्दोजहद होनी चाहिए और कौम और मुल्क की जान इनसे छुड़ाई जानी चाहिए। इसके ऊपर मैंने जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं देखा, और इसके ऊपर तमाम पार्टीज की लीडरशिप जो है वो मुत्फिक है। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल राना साहब, इस तहरीक जो आप स्पीकर के खिलाफ लाने जा रहे हैं, आप सिर्फ इसको अलामती रखना चाहते हैं या कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि इसको कामयाब भी करा लेंगे और स्पीकर साहब को जो है उनकी पोजीशन से हटा भी सकेंगे? नहीं, देखें, जब हम उस पोजीशन में आएंगे तो फिर जो मेरी जाती राय है, वैसे इसमें लीडरशिप जो है वो एक फैसला करके और वो भरपूर जो है वो कोशिश कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी पोजीशन जो है वो हमें कामयाब होती नज़र आए तो फिर वो पूरा जोर जो है वो हमें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि स्पीकर को हटाने से भी फिर भी जो अगला स्पीकर जो है वो गवर्नमेंट का ही होगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर हमारे पास नंबर पूरे हुए तो फिर हम प्रेफर करेंगे कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो फिर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो लाई जाए। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, 2018 इलेक्शन पर होने वाले एतराज़ात की गूंज अभी बाकी है कि नए तहफ़्फ़ुज़ात और नए अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। इन पर बात ना की गई, इन्हें हल ना किया गया, इन पर गौर ना किया गया तो हालात मजीद बिगाड़ की तरफ चले जाएंगे। आइंदा इंतखाबात में मजीद 3 करोड़ अफराद वोट डालने की उम्र को पहुँच चुके होंगे। 3 करोड़ इजाफी वोटर्स के सियासत पर मुमकिन असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइंदा इलेक्शन लड़ने वाली जमातों के लिए उन नौजवान वोटर्स की हिमायत हासिल करना भी ज़रूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आइंदा इलेक्शन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत की जल्दबाजी बहुत से सवालात और खदशात को जन्म दे रही है। अपोजिशन तो एक तरफ, इलेक्शन कमीशन भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने पर मजबूर हो गई है। अपोजिशन के साथ साथ खुद इलेक्शन कमीशन को यह शिकवा है कि इलेक्शन कवानीन के लिए इलेक्शन कमीशन तक की नहीं सुनी गई है। ये बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेड पैर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। जबरदस्ती आप ये बिल फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर आप हमसे बात करते तो हम ये बात मान लेते। अगर आपने इलेक्टोरल वोटिंग की तरफ जाना है तो क्या भारत रॉ IT को इस्तेमाल करके हैक करके हमारा इलेक्शन रिजल्ट्स को में गड़बड़ नहीं करेंगे? आखिर क्या वजह है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत सोलो फ्लाइट लेने पर तुल गई है? कानून साजी के अमल को इस तरह बुलडोज किया जा रहा है। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन दोनों की तजावीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? हुकूमत ने जल्दबाजी में इलेक्शन तरामीम का जो बिल मंजूर कराया है, खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इसमें शामिल तरामीम को गैर आइनी करार दे दिया, आइन से मुतसादिम करार दिया है। इससे भी हैरत की बात यह है कि इलेक्शन कवानीन में तरमीम के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, इलेक्शन कमीशन ने इस कमेटी के सामने भी तहरीरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तजावीज़ को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो राय दी थी इस पर गौर तक नहीं किया गया, और अब इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के लिए प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी है। इलेक्शन इस्लाहात बिल में 62 तजावीज़ है नाज़रीन, जिनमें से 28 पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। इंतखाबी तरामीम के जरिए हुकूमत इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक ये तय न कर लिया जाए कि उनकी मदद से साफ शफाफ इंतखाबात मुनक्कद कराए जा सकते हैं या नहीं, और ये भी कि क्या ये मशीनें लोड शेडिंग या शदीद गर्मी में भी काम करेंगी या नहीं। वोट की दुरुस्तगी, राजदारी और शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? कानून साजी है इस ज़मन में
वो अब कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट को भिजवा दिया गया है और नादरा के ऑडिट सिस्टम के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। हुकूमत ने जो इलेक्शन बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराया है, इसमें इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म कर दिया गया है और ये जिम्मेदारी नादरा के हवाले कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का एतराज ये है कि आइन के आर्टिकल 219 के तहत इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जिसे कम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट की तरमीम के जरिए नादरा या किसी दूसरे इदारे के मदद से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक इस्तेमाल करने की सहूलत दी गई है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से पहले उसके अमली उमूर से मुताल्लिक कानून साजी करना होगी। मसलन ये तय करना होगा कि क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इजाफी सीटें होंगी या नहीं, और ये भी कि इनके वोट के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो ई वोटिंग का सिस्टम, ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम 100% अपना लाजमी जुज़ तस्वुर करते हैं पाकिस्तान के सियासी सिस्टम का, और हम समझते हैं कि उनको ये हक लाजमी तौर के ऊपर दिया जाना चाहिए। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन के 122 में तरमीम की है और सेनेट इंतखाबात को खुफिया की बजाय ओपन बैलेट के जरिए करवाने का जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह तरमीम सदारती रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की राय से मुताबिकत नहीं रखती। हुकूमत की एक तजवीज़ ये भी है कि जिस सियासी पार्टी के 10,000 अरकान न हो, इसका इंदराज ही न किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इससे छोटे सूबों के कम आबादी वाले इलाकों में काम करने वाली सियासी तंजीमें मुतासर होंगी। हुकूमत की एक तजवीज़ ये है कि हल्का बंदियां आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि हल्के में मौजूद वोटर्स के लिहाज से की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इस तजवीज़ को भी रद्द किया है। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन को अपने एतराज़ात के इजहार के लिए यूं प्रेस रिलीज का सहारा लेना पड़ा? आ जाए कि इंतखाबी इस्तेहाद जैसे संजीदा मामले पर भी हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन दोनों की नहीं सुन रही। जवाब लेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला साहब से। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके वक्त का। फारूक साहब, ये अच्छा काम है, मैं दोबारा कहूंगा, रिफॉर्म्स पहले भी आनी चाहिए थी, अब ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप कैसे कर पाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो आप करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है। देखें, बात यह है कि कोई तरमीम आईनी है या गैर आईनी है, उसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है या अदलिया ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है आइन के हवाले से। जहाँ तक रह गई बात ईवीएम के हवाले से, तो मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन की जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है या जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हदायत दी थी कि इंतखाबात सेनेट के जो है वो साफ और शफाफ आपने बनाने हैं, आइन आपको ये पाबंद बनाता है कि आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए जो है वो इकदामात लेने हैं, क्या वो इकदामात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं या क्या हर इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ही करवाता है उसके बाद ये इल्ज़ाम आता है जी डब्बे चोरी हो गए, फार्म 45 गायब हो गए, धांधली हो गई। 2013 के इंतखाबात में हमने तो अमली जदोजहद की थी, लेकिन जरदारी ने कहा आरो इलेक्शन है, फजल रहमान ने कहा इलेक्शन धांधली ज़दा है, नून लीग ने कहा कि सिंध में धांधली हो गई, सब ने कहा था धांधली हो गई। लेकिन जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो उसके ऊपर काम करने को कोई तैयार नहीं होता। हमने अपोजिशन को ये बिल 16 अक्टूबर 2020 को पेश हुआ, इस पर 49 अमेंडमेंट्स हैं। उन 49 अमेंडमेंट्स में ये जो इंतखाबात हैं ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत होते हैं। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ये उसमें तरामीम की गई हैं और इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारे की हैसियत को हम तस्लीम करते हैं, हम आइन की बालादस्ती के ऊपर भी यकीन रखते हैं, लेकिन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए इलेक्शन होना है ना। अभी तो पार्लियामेंट से ये बिल पास हुआ जिसको हमने 16 अक्टूबर 2020 को पेश किया, पार्लियामेंट्री कमेटियों के इजलास हुए, अपोजिशन ने ना उनके अंदर हिस्सा लिया, ना अपोजिशन ने मुज़ाकराती टीम जो थी फखर इमाम साहब की सरबराही में उनके साथ बैठने को तैयार किया। ईवीएम मशीन्स का डेमो भी नहीं देखा। एतराज कर रही है सर, ऑपोजिशन की तो बात हो नहीं रही। मैं अर्ज करता चलूं, देखिए मुझे बात बताएं साहब। नहीं मैं फारूक साहब एक बात बताएं। देखिए मैं तुम्हारे आगाज में कहा था कि आपका काम काबिल तहसीन है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन सर आपने जो भी तरमीम करनी है, जो भी कानून बनाना है इलेक्शन के हवाले से, उसको एग्जीक्यूट इलेक्शन कमीशन नहीं करना है। वो ये कह रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और फिर आपने उसको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया। तो मैं कह रहा हूँ इस मसले को कैसे सुलझाएंगे? इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। एक मिनट ये नहीं देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो ईवीएम के हवाले से हमारी
जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, वो उनके साथ कंटिन्यूसली जो है वो एंगेजमेंट किए हुए हैं, उनको उन्होंने ऑन बोर्ड रखा हुआ है। जहाँ तक रह गई बात पॉसिबिलिटी की, अभी तो उसके जो है वो मशीन्स बन रही हैं, अभी उनके डेमोज होने हैं, वो तमाम चीज़ों से पहले आप कैसे कह सकते हैं? फिर तो पिछले दिनों एक ट्वीट भी आ गया था, उस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ गया था, वो फिर उसको डिलीट ना करते ना। मामला ये है कि ये फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करना है कि इंतखाबात जो है वो कैसे होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको करवाने के लिए बंदोबस्त करना है, इंतजामात करने हैं, उसके लिए भी हम उनके साथ ताउन करने को तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो रिफॉर्म्स आ रही हों, 20 मुल्कों में ईवीएम इस्तेमाल हो रही हैं, इससे जो है वो धांधली का रास्ता रुक सकता है, इससे जो है वो डब्बे चोरी होने का रास्ता रुक सकता है, इससे टाइमली रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने का मामला है। 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, $27 बिलियन अभी तक उन्होंने 11 माह के अंदर भेजे हैं, उनके पैसे हमें अच्छे लगते हैं। वोटिंग राइट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि इनको वोटिंग राइट दें, उसके लिए इंतजाम करना है, उसके लिए नादरा काम कर रहा है। मुझे पहले ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को तजावीज भेजी थी, क्या वो शामिल की गई? देखें, जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो उसके अंदर आते हैं, उनके आई थिंक डीजी लॉ जो हैं वो उसके अंदर आते हैं। जो मेरे पास जो इतलात हैं उनको उन्होंने सुना भी है, उनको उनके मामलात को जो है वो देखा भी है। लेकिन अब इसके ऊपर मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से आप प्रेस रिलीज के जरिए ये तमाम चीजें जो है वो सामने लेकर आएंगे, वो पेश करेंगे, तो उससे मैं समझता हूं कि आपका काम ये है कि आपने पार्लियामेंट के एक्ट को फॉलो करना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ये कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी सामने ले आएंगे, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो एडवाइज़र हैं उनके पास इस हवाले से तमाम तर चीज़ों का रिकॉर्ड भी मौजूद है, और वो तमाम रिकॉर्ड भी सामने रखेंगे ताकि चीज़ें जो हैं किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। फिर हम उन्हें कहते हैं कि हम जो है इंतखाबात को, हमारी जो नीयत है वो नीयत है साफ और शफाफ इंतखाबात हों, जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए इकदाम लेने। आप देखें, सेनेट के इंतखाबात में जो है वो नहीं हुआ ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट, खरीदो फरोख्त हो गई, वीडियो सामने आ गई, जिन लोगों ने खरीदो फरोख्त की, जिनके 180 वोट थे उनके 164 वोट निकल रहे हैं, 160 वालों के 168 वोट निकल रहे हैं। उसको रोकने के लिए क्या किया गया? 40 सिफारिशात दी थी नासरुल मुल्क साहब का चीफ जस्टिस ने, जो सुप्रीम कोर्ट के तहत कमीशन बनाया था, उनके ऊपर एक सिफारिश के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका, एक सिफारिश पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि सबकी जिम्मेदारी इसमें इलेक्शन कमीशन का ही फायदा है। सर ये बात कर रहे हैं कि जी देखें, हम रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं और ये रिफॉर्म के खिलाफ है। सर ये कहीं नहीं लिख रहा है इलेक्शन कमीशन के हम आपके रिफॉर्म के खिलाफ है। वो ये कह रहा है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आना चाहते हैं। सर पूरा सवाल सुनने फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। वो कहता है जी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आना चाहते हैं, लेके आए, लेकिन ये बता दें कि इसमें आप ट्रांसपेरेंसी प्लस इसमें आप कैसे इसको बनाएंगे कि ये फुल प्रूफ हो, इसमें इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। एक दूसरा, वो कहते हैं आपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को राइट दे दिया, वेरी गुड, आप उनका मैकेनिज्म कैसे तय करेंगे ये तो हमसे डिस्कस कर लें। वो एतराज ये कर रहा है कि हमें ऑन बोर्ड तो रखें जितना कुछ करने जा रहे हैं आप। नहीं, देखें बात ये है, जो कानून होता है उस कानून के तहत बाद में आपने जो मैकेनिज्म है उनके ऊपर भी इन डिटेल आपकी साइमल्टेनियसली चीजें चल रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक बैलेट पेपर है, वो प्रिंट होना है, कहां से होना है, वो फैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। यहां भी वो फैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। हम तो तरीकाकार वजह कर रहे हैं, हमारा जो मामला है वो तरीकाकार की हद तक है। जहां तक रह गई बात ईवीएम मशीन्स कहां प्लेस होंगी, किस जगह पे जाएंगी, वो मैकेनिक्स हैं, वो हमेशा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत ताउन फराहम करती है, फंड्स की शक्ल के अंदर वफाकी हुकूमत हमेशा जो है वो बजट फराहम करती है, बजट एलोकेट करती है, वो आईनी इदारा है, अपनी एक हैसियत है, उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन जो तरीकाकार है, किस तरीके से इंतखाबात होंगे, वो हमेशा एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डिसाइड करता है, कानून साजी से होता है, और कानून साजी पार्लियामेंट में मौजूद जमातें किया करती हैं। बिल्कुल ठीक है फरूख हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नाज़रीन आगे बढ़ना है और वक्फा लेना है। वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि तहरीक पाकिस्तान के जो कारकुन होते हैं ना, उनकी इज्जत हमारे सर आँखों पे, और फिर जिन्होंने एयरफोर्स में या फौज के किसी भी हिस्से में सर्व किया हो हमारे सर आँखों पे, लेकिन जब हमारे मुल्क का एक इदारा
इन दोनों लोगों के साथ जिन्होंने तहरीके पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया और मुल्क को सर्व भी किया आर्म्ड सर्विसेज में, उनके साथ इतनी बदसलूकी करे तो फिर दुख होता है। बताएंगे आपको एक ऐसे ही खानदान की कहानी कि जिनका बाप चला गया, माँ चलेगी इंसाफ मांगते मांगते, पर इंसाफ नहीं मिला। इस वक्फे के बाद आज आपको एक बेहिसी की ऐसी दास्तान सुनाते हैं कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। सीडीए की बेहिसी और जुल्म ने एक और मिसाल कायम कर दी है। पहले तहरीके पाकिस्तान के कारकुन और साबिक स्क्वाड्रन लीडर सीडीए से अपना हक मांगते मांगते कब्र में चले गए, उनको हक नहीं मिला। उसके बाद उनकी 82 साला अहलिया भी 56 साल तक इसी सीडीए की दहलीज पर सर टकराते टकराते दुनिया से चली गई, उनको भी कुछ नहीं मिला। ये वो लोग थे नाज़रीन जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना हिस्सा डाला, अपना खून डाला, अपना पसीना, अपना पैसा, अपनी जायदादें, अपना वक्त, सब कुछ कुर्बान किया। नाज़रीन 40 साल तक पाक फ़िज़ाइया को इनके शौहर ने दिए, लेकिन उनकी तमाम तर खिदमात का सिला ये मिला कि सीडीए उनके 2 प्लाट जो हैं वो हड़प करके बैठा हुआ है, जो उनकी ज़िंदगी की कुल कमाई थे। उन्होंने 1963 में अपने और अपनी अहलिया के नाम पर 9 कनाल से जायद के 2 प्लॉट खरीदे थे, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश बनी गाला के करीब थे। हैरानी की बात, इन प्लॉट्स को सीडीए ने 1965 में मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के नाम पर एक्वायर कर लिया और वादा किया था कि इन्हें बदले में रिहायशी प्लॉट या फिर ज़रई ज़मीन दी जाएगी। लेकिन 56 साल गुजरने के बाद भी इन्हें एक मरला नहीं मिला। नाजरीन, एक मरला। अपने हक की खातिर पहले अब्दुल रज़ाक सीडीए के चक्कर लगाते लगाते इंतकाल कर गए। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान उठाकर दिया, हमें सरजमीन पाकिस्तान दी, और अपनी ज़मीन के लिए उसी पाकिस्तान में ये लड़ लड़ के मर गए। इनको किसी ने इनका हक नहीं दिया। इनके बाद फिर सीडीए से हक मिलने की उम्मीद में गुज़िश्ता हफ्ते अब्दुल रज़ाक साहबा की बेवा बेगम शाहिदा कौसर भी अल्लाह को प्यारी हो गई। हमने 4 माह पहले अपने प्रोग्राम में बेगम शाहिदा कौसर साहबा की आवाज़ उठाई थी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए ने उनका जो हक दबाया हुआ है, 1965 से उनके प्लॉट्स पर जो कब्जा किया हुआ है, उसकी खुली बेहिसी पर हुकूमत की तवज्जो भी दिलाने की कोशिश की थी। बेगम शाहिदा कौसर का मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम में चलाया गया था। वो मौक़िफ़ बिस्रे मर्ग पे एक 82 साला औरत ने अपनी आखिरी उम्मीद इमरान खान को और समा टीवी को समझते हुए जो दिया था ना, एक दफ़ा वो सुन लिया। रियासत मदीना है भाई, ऐसी रियासत मदीना में जहाँ पे आपको अपना हक लेने के लिए पहले मरना पड़ता है, और मरने के बाद भी इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि कोई और जनाजा उठे तो फिर हक की बात हो। 1965 में जब सीडीए ने बेगम शाहिदा और स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल रज़ाक साहब के प्लॉट्स को हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर एक्वायर किया था, तब इन्हें तकरीबन 3000 रुपए की रकम भी जारी की गई थी, और साथ में यह भी तय किया गया था कि इन्हें हाउसिंग स्कीम में रिहायशी प्लॉट्स दिए जाएंगे। लेकिन इस हवाले से हम जब सीडीए हुकाम से बात करते हैं तो उन्होंने इस सारे मामले को ही झुटला दिया और कहा कि इन्हें पुराने कवानीन के तहत प्लॉट दिए जाने थे, अब ऐसा होना मुश्किल है। हालांकि हकीकत यह है कि 2017 में सीडीए इस सारे केस की दोबारा से फाइलें बना चुका है, जिनमें यह तस्लीम किया गया है कि मुतासरीन को पाकिस्तान में कहीं भी मुतबादिल जगह नहीं दी गई। ये वो मुतासरीन हैं जिन्होंने आपको पाकिस्तान दिया, और आज उस पाकिस्तान में इनको सीडीए जगह नहीं दे रहा, कानून की बातें कर रहा है। हालांकि उसी बनी गाला में वज़ीर आज़म साहब का जो 300 कनाल का घर है उसको रेगुलराइज भी किया गया। इसके अलावा वफाकी मुतसिब के पास भी 2019 से केस चल रहा था, जिसका 2 साल गुजरने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। पता नहीं ये इदारे बनाए किस लिए हुए इन्होंने। फरवरी 2021 में सीडीए ने यकीन दहानी कराई थी कि 2 माह में ये मामला हल कर लेंगे। भाई, पहले आप झुटला रहे हैं, अब आप यकीन दहानी पहले करवा रहे थे, तो पहले या आप तब झूठे थे या आप अब झूठे। लेकिन 4 महीने बाद भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इस हवाले से वफाकी मुतसिब के नोटिस को भी सीडीए ने कोई अहमियत नहीं दी। मरहुमा बेगम शाहिदा कौसर ने कई बार सदर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस साहिबान से भी दरख्वास्तें की थी कि उनके प्लॉट्स सीडीए से उनको दिलवाए जाएं, लेकिन तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन, बीवी, कायदे आज़म के साथी की जीवन साथी, साबिक स्क्वाड्रन लीडर की अहलिया,
बेगम शाहिदा कौसर को मौत मिल गई, सीडीए से हक न मिला। सीडीए के जुल्म का शिकार इस मजलूम खानदान को अब भी इंसाफ की उम्मीद है। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो इस जालिम सिस्टम से, इस बेइंसाफ सिस्टम से तहरीके इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ की तवक्को लगाए बैठी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपका कि आपने वक्त दिया। शमसा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, पहले तो मेरी तरफ से ताज़ियत, हमारी पूरी टीम की तरफ से ताज़ियत कि आपका नुकसान हुआ, आपकी वालदा आपसे बिछड़ गई अपना हक मांगते मांगते। क्या अब भी किसी ने राब्ता किया आपसे, किसी ने कहा कि भैया अब आपको हक मिल जाएगा? बेटा ये तो उनको खुद पता होगा कि वजह क्या है, लेकिन ये कि उन्होंने कहा आपका प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी हमें 2 महीने का टाइम दें, हम करेंगे कुछ। और वो फिर ये एयरफोर्स के थे ग्रुप कैप्टन सलमान, उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने भी यही कहा कि जी हम उसमें इन टच हैं और उनसे बात, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई। लास्ट जो था उन्होंने फरवरी में जो है 2 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन अभी तक फिर हम खुद इतने अपसेट थे, वालदा हॉस्पिटल में थी और आपसे जो प्रोग्राम आपके साथ हुआ था वो हॉस्पिटल से ही हुआ था। जी जी मुझे याद है। ये आपके लिए इंतहाई दर्दनाक मरहला है, आपके लिए बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी ये है शमसा जी कि हमें यहाँ पे जितने भी दुख तकलीफ में क्यों ना हो, हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है ताकि अपना हक मिले। यहाँ पे हक वैसे नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आती है कैसी मुमलकत खुदादाद है कि जहाँ पे मांगने से भी हक नहीं मिलता। तो मुझे ये बताइएगा, इन 2 महीनों में वो प्रोग्राम के बाद और फिर उस दौरान इन्होंने दोबारा राब्ता नहीं किया आपसे कि आ जाएं आप अपना हक ले लें, आप आके जो है वो कोई डॉक्यूमेंट है रह गया है तो उस पर साइन कर लें, कोई राब्ता नहीं किया? बस वही जो प्रोग्राम हुआ था उसके बाद उनका आया था फ़ोन के जी हमें 2 महीने का वो दें, हम कुछ करते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद कोई भी कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई बात नहीं जी। बस बेटा मेरी माँ की बहुत ख्वाहिश थी कि उनका ये मैसेज, उनका ये कहना था और उनका ये मानना था कि इमरान खान तक ये बात पहुंच जाएगी तो वो ज़रूर कुछ करेगा। यानी एक छोटे से काम के लिए भी वज़ीर आज़म को कहना पड़ता है। एक औरत, एक लाहौर का वाक़या आपको याद ही होगा नाजरीन, जहाँ पे एक बच्ची के घर पे कब्जा हुआ था, एक लड़की के घर पे कब्जा हुआ था, वो छुड़वाने के लिए वज़ीर आज़म को कॉल करना पड़ी। तो अब ये काम करने के लिए भी वज़ीर आज़म साहब को कॉल करना पड़ेगी? क्या इस मुल्क में सिस्टम नहीं हो सकता? शमसा जी, ये सीडीए वाले कहते हैं कि जी आपकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी डीलर आता था, आप खुद नहीं जाते थे, क्या ऐसा ही है? नहीं, कोई हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर नहीं। मेरा भांजा है खालिद मुमताज़ उसका नाम है, वो डील कर रहे हैं इन सब। मेरे फादर के बाद से वही सीडीए के चक्कर भी लगा रहा है और सब लोगों से वही मिल रहा है, वही है। हमारे कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुद पर्सनली जाता है। यानी सीडीए हुकाम से मेरी ये सवाल है कि हुजूर एक तो आप करें गलती, उसके बाद फिर आप में यूं कह लें कि नखरा है, भाई क्या बात है कि जी हमारे पास फलां आए तो फलां आए, आपको चल के जाना चाहिए था इनके पास। ज्यादती आपकी तरफ से हो रही है। आप अजीब लोग हैं यार, पता नहीं ये ब्यूरोक्रेटिक माइंड आपके ज़हन से, ये जो अंग्रेजों वाला हुक्मरानों वाला आपके दिमाग में घुसा हुआ है, ये कब निकलेगा? जी हमारे पास वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो कह रही है कि जनाब नहीं, खालिद मुमताज़ साहब, मैं खुद भी राब्ते में रहता हूँ उनसे, मुझे पता है उनका, खालिद मुमताज़ साहब का, वो बताते रहते हैं कि मैं फलां दिन गया, मैं फलां दिन गया। यानी ये आपसे इस वक्त शमसा साहिबा फिर झूठ बोला जा रहा है। और आपके घर में एक वाकया हुआ, सानेहा हुआ, आपकी वालदा अपना हक मांगते मांगते चली गई, उसके बावजूद भी ये आपको लग रहा है कि आपको ये आपका हक देने को तैयार नहीं है? बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती, इनकी नीयत इनके साथ है। मेरे फादर भी इसी तरह, उन्होंने भी बहुत चक्कर लगाए, जाते थे वहाँ और वही था, लेकिन वही है। उसके बाद जो है मेरा भाई है, वो एक आध दफ़ा, उसका नाम भी इमरान है, बल्कि मेरी माँ ने आखिरी जो आपके साथ जो वो था उसमें उन्होंने कहा था इमरान खान से कि मेरा बेटा भी इमरान है, तुम भी मेरे बेटे हो, कुछ करो हमारे लिए। तो उसमें हमें नहीं पता उनकी नीयत क्या है या क्या है, लेकिन ये कि अगर नीयत साफ़ हो तो इतने अरसे में मेरे फादर को भी वो यही कहते रहे कि जी कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, करते हैं, हम करते हैं। और अब ये खालिद मुमताज़ से आपका ख़ुद भी रब्ता है
क्योंकि पिछले 2 महीने जो हैं ये तो बहुत हमने तकलीफ़ में गुजारे हैं वालदा के साथ हॉस्पिटल में। मैं समझ सकता हूँ, आप सही कह रही हैं, आपको नहीं पता है नीयत का, लेकिन यकीन जानिए मुझे इतना पता है शमसा जी कि अगर नीयत हो तो चंद दिनों में बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है, चंद दिनों में हो सकता है। लेकिन अगर नीयत ना हो ना तो फिर लोगों के मरने का इंतजार किया जाता है। अब ये सीडीए वाले पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, बाप चला गया, माँ चली गई। जी जी बेटा, मैं भी इन लोगों के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है, थोड़ी सी जगह या थोड़ा सा वो है, लेकिन उनके नज़दीक इसकी अहमियत थी क्योंकि एयरफोर्स में थे, जो भी था पूरी ज़िंदगी का उसमें था। हम लोगों ने बहुत लोगों को, ये खालिद के पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जितनी दफ़ा इसने रब्ता किया, जितनी दफ़ा, और जहाँ चाहें आप जो भी चाहे वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बात यही है कि सबके साथ में फादर तहरीक पाकिस्तान में थे, हमने क्या जस्टिस जो थे फायज़ ईसा, उनको भी वो भेजा, वकाफ ये रफ़ाकी मोतसिब जो है उनको भी भेजा। उनको इसलिए भेजा था कि इनके ईसा साहब के वालिद जो थे वो मेरे वालिद के साथ इस तहरीक में शामिल थे। तो वो यही है कि जहाँ भी कुछ वो नज़र आ रहा था वहाँ पे ये किया कि हो सकता है कि किसी के थ्रू सुनवाई करना तो अल्लाह ने है, लेकिन अल्लाह ताला भी कोई वसीला बनाता है, और वो यकीनन इस दुनिया में ही होता है, इंसान ही वसीला बनता है। बहरहाल आपका मैं फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ बेटा, अल्लाह आपको बहुत अजर दे, आपने बहुत कोशिश की और आपने हमारा बहुत साथ दिया, जज़ाकल्लाह। माँ जी, मैं एक दफ़ा फिर अफसोस का इजहार करूँगा आपके नुकसान पे और अपील करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि सर प्लीज़ प्लीज़, इन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अपना हिस्सा डाला है, खुदारा इनका इस दुनिया से जाना इतना भयानक, इतना दर्दनाक ना बनाया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। बहुत बहुत अपील होगी मेरी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कराची में जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इससे 40,000 लोगों के घरों की, उनको घरों से बेघर किया जाएगा, उनके सरों से छत छीन ली जाएगी। उसका क्या हल है हुकूमत के पास, इस वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, कराची तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात में बुरी तरह से फंस चुका है। तजावुज़ात और चाइना कटिंग पूरे शहर के साथ जुल्म है, लेकिन जब उनको हटाने की बारी आती है तो एक और इंसानी अलमिया का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कराची में तजावुज़ात, चाइना कटिंग और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों को ख़त्म कराने का तहैया किए बैठी है। हर सूरत में शहर को असल हालत में बहाल कराने के लिए अहकामात जारी किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत और इंतज़ामिया एक नए इंसानी बहरान की तरफ निशानदही कर रही है। सिर्फ कराची गुजरनाले पर ऑपरेशन की सूरत में 40,000 की आबादी को कैसे संभाला जाएगा? अदालत और हुकूमत के सामने बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात, गैर कानूनी तामीरात और कब्जों से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समातें जारी हैं। आज भी कराची की 11 मंजिला पर पुरताइश अपार्टमेंट्स वाले नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी गिराने का हुक्म दिया गया। केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस के बिल्डिंग के मालिक से सवाल किया, हमें लीज दिखाएं कहां है? इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि एमसी ने लीज सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को दी थी और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने हमें दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, जिसने आपको लीज दी थी उसके पास तो इख्तियार ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा जमीन दे दी, यही हुआ है। पूरे कराची में चाइना कटिंग तो हुई है, जमीन कुछ होती है, कब्जा उससे ज्यादा कर लिया जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, तस्वीर देखें, नस्ला टावर सर्विस रोड से मिला हुआ है, आप लोगों ने सर्विस रोड पर बिल्डिंग तामीर कर दी है। जिसके बाद अदालत ने कमिश्नर कराची को रोस्टम पर बुलाया और नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर कराची, आपने ये काम करना है, गिरा दो नस्ला टावर। नस्ला टावर के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक बार फिर अलादीन पार्क में तजावुज़ात का मामला जेर बहस आया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची और डायरेक्टर एंटी क्रोचमेंट पेश हुए। हुकाम की जानिब से गुज़िश्ता रोज के ऑपरेशन की तस्वीर अदालत में पेश की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने दीवारों में छेद किए हैं, आपको तो दुकानें और पेविलियन क्लब गिराने का कहा था। डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात ने बताया कि ये 450 दुकानें हैं जिनमें से सामान मौजूद है, इन्हें गिराने के लिए हमें 10 से 12 दिन चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपको अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी, अगर क्लब और दुकानें नहीं गिराई तो आपके साथ क्या होगा वो आप खुद जानते हैं। इस पार्क में बच्चे जाते हैं, आपने वहां क्लब और दुकानें बना
दी, ये मुजरिमाना फेल है। आपके पास 7 दिन का वक्त है, सब कुछ गिरा दे। अदालत उज़्मा ने कहा कि KMC को हिदायत की कि इस काम के लिए जितनी भारी मशीनरी चाहिए आपको फराहम कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अलादीन पार्क में कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। आज भी मुतासरा दुकानदार ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। जानेब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजर नाले पर तजावुज़ात के हवाले से भी अहम हकायक लाए गए। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुजर नाले पर ऑपरेशन 1 हफ्ते के लिए रोकने की इस्तदाद की। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाले पर तजावुज़ात ऑपरेशन से 40,000 लोग मुतासर होंगे, जिससे इंसानी अलमिया जन्म लेगा। उन्होंने इस्तदा की कि वफाकी और सूबाई हुकूमत से इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ, आइंदा सेशन तक ऑपरेशन रोक दें और फिर एक सेशन रख लें। इस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि पहले लोग चेक लेने आ रहे थे, मगर हुक्म इंतना की वजह से इसका सिलसिला रोक दिया गया था। क्या अब डेमोलेशन का काम रोक रहे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा नहीं, आप अपना काम जारी रखें। साथ ही अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मशावरत की हिदायत भी की थी। सुप्रीम दौरान समाअत एडमिनिस्ट्रेटर KMC लईक अहमद ने अदालत को बताया कि गुजर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इमारतें गिराने में मुश्किलात होती हैं, फंड्स का मसला भी होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जो यहाँ लीज देने में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ FIRs दर्ज कराएंगे। ये पहला इकदाम होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने बताया कि इमारतें गिराने पर बहुत खर्चा हो गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आपकी मशीनरी गल सड़ रही है, ट्रक खड़े हुए हैं, मुलाजमीन ने इनके पुर्जे निकाल लिए हैं, KMC को खोखला कर दिया है। पहले KMC अपना फंड खुद पैदा करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में तमाम सरकारी जमीन से तजावुज़ात खत्म कराने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि कराची और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर को हिदायत की कि KMC की 80% अमले को फारिग कर दे। ये लोग कोई काम नहीं करते, सारा दिन दफातर में बैठे रहते हैं। KDA KMC में 1000% ओवर स्टाफ भी दिया गया है। ये इदारे कराची का कीमती असासा होते हैं। बात करेंगे इसी हवाले से, मौजूद है इस वक्त सूबाई वजीर जनाब तैमूर तालपुर साहब। तैमूर तालपुर साहब, इतने सख्त रिमार्क्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और एक ही बात समझ में आ रही है कि आपकी मौजूदगी में, आपकी गवर्नमेंट में, आपके अंडर द वॉच इदारों का बेड़ा गर्क हो गया। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बेड़ा तो बहुत पहले गर्क हुआ था, हम तो इसको सुधार रहे हैं। आप अगर हिसाब लगाएं कि पिछले 2 साल में कितने लोगों को हम सस्पेंड कर चुके हैं, उन पे केसेस कर चुके हैं, किस तरह से हमने लोगों पे एक्शन लिया है, तो ये कोई मजाक बात नहीं होगी। इट वाज नॉट अ जोक। और अभी आपने देखा है जिस तरह से हम नालों के ऊपर जब भी जाते थे, ये इंक्रोचमेंट्स हटाने के लिए तो इशू क्या होता था, यही इशू होता था कि सुप्रीम कोर्ट से या किसी ना किसी कोर्ट से ऑर्डर्स लेके लोग आते थे कि भाई ये आपको जो है सो आप नहीं यहाँ पे कुछ तोड़ सकते, तो हम रुक जाते थे। अब जब हमें कोर्टों ने हिदायत की नीचे निजी कोर्टों को भी कि आप जो है स्टे ना दें, तो आपने देखा किस स्पीड में हमने गुजर नाला हो, महमूदाबाद नाला हो, किस स्पीड में हमने उनको खाली कराया। अब तो सिर्फ बात ये बची है कि जिनके पास लीज है क्या उनकी भी इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी चाहिए, जिनके पास प्रॉपर लीज है, जिनके पास बिल्डिंग्स बनी हुई है, घर हैं, लोग रह रहे हैं। तो हम एक सियासी हुकूमत है, हम मिलिट्री डिक्टेटर्स नहीं है, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। और आपको पता है कि कब की ये तजावुज़ात है, किसके जमाने की है, वही भत्ता माफिया, वही बोरी की बंद लाशें लाने वालों की ये सारे काम है, चाहे चाइना कटिंग हो, चाहे ये इंक्रोचमेंट्स हो। तो हम तो तब से इस पे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनको खत्म करना चाह रहे हैं। कोर्ट हमारी मदद करे, हम अपना स्पीडीली काम करेंगे। आज भी आपने कोर्ट में देखा होगा कि कुछ वक्त का वक्फा शायद दिया, 1 हफ्ते का, उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कहने पर कि आप इन 40,000 लोगों को बिलाखिर आपको यहाँ से हटाना तो पड़ेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, तो इनको मैनेज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कोई प्लान है आपके पास? जी बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी तो पहली डिमांड ये थी ना, हमने तो पहली डिमांड ये रखी थी कि वी शुड फर्स्ट गिव देम ए लोकेशन, उनको हम कोई जगह दें, उनको कोई ऑल्टरनेट दें। पर कोर्टों ने कहा कि नहीं, आप इसको राइट अवे डिमोलिश कर दो। तो बाकी तो चीजें आपने देखा था, हमने इस पे स्टैंड लिया, सईद गनी जब वजीर थे, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने आज थोड़ा ही कहा है, ये बात तो 2019 से चल रही है, बल्कि 2 साल पहले ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो आपके पास 2 साल का टाइम था नहीं है इनको ऑल्टरनेट देने का? हमें तो ऑल्टरनेट देने का कहा ही नहीं गया ना, हमें तो कहा गया कि आप इंक्रोचमेंट्स राइट अवे खत्म करें, और हमने उस पे प्रोविंशियल हुकूमत ऑब्वियस बात है ना, आपको किसी ने कहना थोड़ी था कि आप इनको ऑल्टरनेट दें।
जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि ये तजावुज़ात हटाओ तो डेफिनेटली आपने इनको अल्टरनेट देना था। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये काम करें, तो सर ये प्लान आप पहले कर लेते जो आप आज वक्त मांग रहे हैं। नहीं, देखें, हमने वो जो आम जाम तहफ़्फ़ुज़ात से जो एनक्रोचमेंट थी हमने सारी हटा दी हैं। अब तो बची वो हैं जो लीजेस हैं। तो कोर्ट ने आज कहा है कि हफ्ता रुक जाए, तो हम रुके हुए हैं। अब उसमें अगर कोई रह रहा है, किसी का घर बना हुआ है, किसी के अपार्टमेंट बने हुए, तो उसको तो ऑल्टरनेट दे सकते हैं, पर वो चाइना कटिंग वालों को उनको तो ऑल्टरनेट हम नहीं दे सकते। हम तो जेन्युइन लोग हैं, उनको ऑल्टरनेट देना चाहते हैं, उसके लिए कोर्ट टाइम देने को तैयार नहीं है। हमें तो जैसे कोर्ट का हुक्म हमने उसी वक्त तोड़म नोटिस शुरू कर दिया। आपके सामने आज 95% आपके नाले जो है क्लियर्ड है। आपका गुजर नाला, आपका महमूदाबाद नाला, उन पे किस स्पीड में हमने काम किया है। और इनको जो क्लियर किया है तो इनको आपने मुतबादल जगह भी दी है जो गुजर नाले के मकीनों को। देखिए, हम जगह उनको देंगे जिनके पास लीज होगी, जिनके पास कोई जायज कोई कागज कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो जिनको हमने अभी तक क्लियर किया है, जिनको हमें कोर्ट ने कहा था कि उनके पास तो कोई कुछ था ही नहीं, तो क्लियर कट चाइना कटिंग थी। अब जिनको कोर्ट ने रोका है उनके लिए कोर्ट को भी यही फैसला करना चाहिए और हमें भी उनको ऑल्टरनेट देना चाहिए। उनके घर हमने फिलहाल रोक दिए तोड़ने से। 1 वीक द कोर्ट हैज टेकन टू थिंक ओवर इट। तो आई होप कि वो अच्छा कोई फैसला आके देंगे। ये काम खाली सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, इसमें वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार पूरा करना पड़ेगा। हम जमीन देने को तैयार हैं, उतनी जो कंट्रीब्यूशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट करी उतनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ फेडरल गवर्नमेंट 50% करे, तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू अकोमोडेट दैट। अच्छा, तो अब ये दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा एनक्रोचमेंट शुरू ना हो जाए, क्या करेंगे? देखिए, SBCA से नक्शे पास करवा लिए जाते हैं, फिर इजाजत ले ली जाती है, ऐसा होता है। तो सर ये कोई सिस्टम को मैकेनिज्म ऐसा बनाएंगे आप जिससे दोबारा ये काम शुरू ना हो? पहली चीज तो जहां जहां से हम इंक्रोचमेंट खत्म कर रहे हैं वहां पर दोनों साइडों पर रोड बनने। तो जब रोड बन जाएंगे तो इंक्रोचमेंट्स की वहां पर तो कोई इशू होगा नहीं। इशू अगर हो सकता है जो 19-20 इधर उधर होता है, वो तो सिंध गवर्नमेंट को विजिलेंस करनी पड़ेगी, वो हमें देखना पड़ेगा, कोर्टों को हमारा साथ देना पड़ेगा। गलत चीज पे स्टे नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है वो अपना स्टैंड बरकरार रखें और इंशाल्लाह ताला हम किसी को भी, जब हम इन सबको हटा सकते हैं तो हम और किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।